इलेक्ट्रोलाइसिस। आप सभी स्टूडेंट क्लास 12th का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास, लेकिन आपका फिजिक्स का भी एक टॉपिक कवर हो रहा है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका सारा कॉन्सेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सेम है, ध्यान से समझ लिया जाए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक वर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को पहले समझ लिया जाए। जब किसी सब्सटेंस को मोल्टेन स्टेट में, यानी कोई अगर पदार्थ मोल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट में होता है और आप उसके लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ZnSO4 के लिक्विड सॉल्यूशन में यहाँ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया रहा है इस दोनों प्लेट के माध्यम से। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होते ही ये अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये अपने कंपोनेंट आयन में Zn++ और SO4- में जो डिसोसिएट हो रहा है, Zn++ और SO4- में जो ये डिसोसिएट हो रहा है, तो इस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी जब किसी सब्सटेंस के लिक्विड या मोल्टेन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो वो अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आज का जो क्लास है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस पर आधारित है जो फैराडे के द्वारा पहली बार स्टडी किया गया। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप जो फैराडे का ये लॉ पढ़ने जा रहे हैं ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये थोड़ा अच्छे से माइंड में सेटअप कर लें ताकि आपका पढ़ाई आसान हो जाए। ये है दो मेटालिक प्लेट। थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि आप लैब में हैं और दो मेटल का प्लेट साफ सूखा हुआ इक्वल वेट का दो प्लेट आपने लिया है और ये दोनों प्लेट का आगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने इसका वेट किया। वेट सपोज दैट 60 ग्राम आया। इस दोनों प्लेट से हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराएंगे और यहाँ सपोज दैट ये प्लेट हमने मान लिया कि जिंक का है और ये ZnSO4 के मोलर सॉल्यूशन में डूबा है। तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि ये अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट होगा। कौन? जिंक सल्फेट। और जैसे ही ये कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट होगा तो दो आयन प्रोड्यूस करेगा, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होगा और ये निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। तो यहाँ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और हम 5 एम्पियर का करंट 30 सेकेंड तक फ्लो कराने के बाद ये करंट का सप्लाई बंद कर दिए, रोक दिए। और फिर उसके बाद हम इस प्लेट को जब निकाल रहे हैं तो ये प्लेट का वेट अब आ रहा है 75 ग्राम। इसका मतलब कि जब हम 5 एम्पियर का करंट 30 सेकेंड तक फ्लो कराएं, इट मीन्स Q बराबर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं IT होता है। तो हमने टोटल 150 कूलम इलेक्ट्रिसिटी का खर्च किया। तो 150 कूलम खर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 15 ग्राम ये सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है। तो जब हम 150 कूलम इलेक्ट्रिसिटी का खर्च किए तो ये जितना आयन में डिसोसिएट हुआ वो आयन जाकर इस रड पर डिपॉजिट हुआ। तो पता चला कि 150 कूलम इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करेंगे तो यहाँ 15 ग्राम डिपॉजिट होगा। अगर हम 30 सेकेंड के बदले 40 सेकेंड या 50 सेकेंड अगर करंट का फ्लो बनाए रखते तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि और ज़्यादा ये आयन में डिसोसिएट होता, और ज़्यादा ये आयन का डिपोजिशन होता, ये इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होता और ये प्लेट और ज़्यादा भारी होता। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है यानी W, और जो हम इलेक्ट्रिक का क्वांटिटी यानी कि जो मैग्नीट्यूड हम खर्च कर रहे हैं चार्ज का, इसमें एक रिलेशन होता है। इसी रिलेशन का, इसी के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का स्टडी सबसे पहले फैराडे ने स्टडी किया और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया। यानी किसी इलेक्ट्रोड पर
किसी पदार्थ का डिपॉजिटेड अमाउंट और जो इलेक्ट्रिक करंट का जितना क्वांटिटी खर्च किया जाता है उसके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किया फैराडे नामक साइंटिस्ट ने, जो आज आप पढ़ने के लिए बैठे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से। तो आपको बता दें कि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दो लॉ के रूप में आता है। जैसे आपने क्लास नोट्स में लिखा है, एक एक लाइन अब समझने का आप में क्षमता आ गया। गिवन बाय फैराडे इन 1833 to 34, फैराडे इस्टेब्लिश्ड, फैराडे ने स्थापित किया द रिलेशन बिटवीन the quantity of electricity passed, it means Q, and the electrolytic solution and the amount of substance deposited at an electrode, amount of substance deposited जितना होता है और जितना इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी आप पास कराते हैं उसके बीच इन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया। और ये दो लॉ के रूप में आपके सामने आ रहा है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपके सामने प्रारंभ हो रहा है। क्या है इसका मेन स्टेटमेंट, ध्यान से समझा जाए। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हमने मान लिया W और इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी हमने मान लिया Q। तो ये W जो है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही यहाँ Z आ जाता है। जिस तरह से ग्रेविटेशन में 9th 10th में आप कैपिटल G का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दुनिया में यहाँ कांस्टेंट के रूप में Z का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल ये साइन के बदले में आया है Z। अब यहाँ Q बराबर आप अच्छे से जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I और T के मल्टीपल को Q बोलते हैं। तो यहाँ W बराबर क्या हो गया, ZIT। ये है फर्स्ट लॉ से आया हुआ फॉर्मूला, जिसको आप यहाँ भी देख सकते हैं। लेट I एम्पियर ऑफ करेंट इज पास्ड इन एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फॉर T सेकेंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। तो अगर हम I एम्पियर का करंट T सेकेंड तक प्रवाहित किए तो इसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, मतलब W ग्राम सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपने क्या सीखा, यही सीखा कि W प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट Z आया। Z क्या है, तो इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट है। Z यहाँ पर कांस्टेंट है जरूर, लेकिन वास्तव में ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और यहाँ T को आप स्मॉल रखेंगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता है कैपिटल T टेम्परेचर होता है और स्मॉल t टाइम होता है, और यहाँ टाइम वाला T है। अब हम बात करते हैं एक नए टर्म का, लेकिन उससे पहले आप जल्दी जल्दी बता दीजिए व्हाट इज W, डिपॉजिटेड अमाउंट एट एनी इलेक्ट्रोड, व्हाट इज I, करंट, व्हाट इज T, टाइम, और व्हाट इज Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अब हम इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि Z आखिर क्या है। ठीक है, कांस्टेंट है, लेकिन ये है क्या, इसका वैल्यू कहाँ से आएगा। तो हम आपको अक्सर यही सिखाते हैं, बताते हैं कि जब भी किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री में कांस्टेंट वाला टर्म आए और उसको डिफाइन करना हो, अगर उसका वैल्यू निकालना हो, उसका मान निकालना हो, तो आप बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी को, बाकी सभी फैक्टर को यूनिट मान लीजिए। तो हम अगर इस W बराबर ZIT में Z का वैल्यू निकालना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि Z क्या है, तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट I इक्वल 1 एम्पियर और T इक्वल 1 सेकेंड। तो बता दीजिए क्या हो गया, W इक्वल Z इंटू 1, मतलब W इक्वल Z। वास्तव में Z को हमने डिपॉजिटेड अमाउंट के बराबर कर दिया, लेकिन कब किया, जब करंट का कितना एम्पियर लिया, और 1 एम्पियर और समय का 1 सेकेंड। तो जब 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड के लिए किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम प्रवेश कराते हैं या फ्लो कराते हैं, तो वहाँ जितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है, वही डिपॉजिटेड अमाउंट वास्तव में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज दैट वेट ऑफ इट when 1 ampere of current
इज पास थ्रू इन एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। यानी जब 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक हम यहाँ प्रवाहित करेंगे तो जितना डिपॉजिटेड अमाउंट होगा वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। अब आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप लैब में हैं, कोई भी सब्सटेंस का जिसका आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान निकालने का मन बन गया, तो आप क्या कीजिए, 2 मेटालिक प्लेट लीजिए, 2 मेटालिक प्लेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2 मेटालिक प्लेट मान लीजिए कि ये जिंक का है या कॉपर का है, जो भी है, और आप CuSO4 के सॉल्यूशन में इसको डुबा दिए। कॉपर का ये जो प्लेट है, आप पहले से इसको वेट करके रख लेंगे। हम मान लिए कि इसका वेट 120 ग्राम है अभी इनिशियल स्टेट में। अब हम 1 एम्पियर का करंट और 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराने जा रहे हैं, और उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे करंट का फ्लो। तो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कराए। अब उसके बाद हम इस प्लेट को फिर से बाहर निकाले, पता चला कि इसका वेट अब 124 ग्राम हो गया। यानी कितना वजन बढ़ गया, 4 ग्राम। ये 4 ग्राम वास्तव में आपके लिए W होगा, लेकिन हमारे लिए क्या है, Z। कैसे है, क्योंकि जब 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे तो देख लीजिए क्या होता है, जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी इलेक्ट्रोड पर वह डिपॉजिटेड अमाउंट है जो 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक फ्लो कराने पर प्राप्त होता है। आप इसको अब अच्छे से समझ लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपका टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ हमने क्या मान लिया, I इक्वल 1 एम्पियर, T इक्वल 1 सेकेंड, W इक्वल ZIT, या W इक्वल क्या हो गया, Z। अब इसी को हमने डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज दैट वेट ऑफ इट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। अब यूनिट ऑफ Z आपको चाहिए, तो आपको अच्छे से पता है कि W इक्वल ZQ होता है। Z का यूनिट चाहिए W/Q, और W क्या है, अमाउंट है यानी ग्राम, और इसका यूनिट कूलम। पूरा मिलकर क्या हो गया, ग्राम पर कूलम, यानी यूनिट ऑफ Z। अब शुरू होता है आपका आज का टॉपिक, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान से समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है और अब उससे ज्यादा मन लगेगा। ये है आपके सामने 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में फर्स्ट है AgCl, सेकेंड है MgCl2 और थर्ड है FeCl3। यहाँ 2 मेटालिक रॉड इसमें प्रेजेंट है, ये देख पा रहे हैं। ये फर्स्ट मेटालिक रॉड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये बल्कि फर्स्ट सेकेंड ये 2 है और ये फर्स्ट सेकेंड। ध्यान दिया जाए, इस तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को एक सीरीज में अरेंज किया गया है और सेम इलेक्ट्रिसिटी का, सेम एम्पियर का करंट सेम टाइम के लिए अब इसमें फ्लो कराया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही करंट का फ्लो होगा, ये Ag प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, ये Mg प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, ये Fe प्लस 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 और Cl माइनस, यानी अलग से देख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। Fe प्लस 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 और 3Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो इसका पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। तो हमने मान लिया कि इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट E1 है, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 है और इसका इक्विवेलेंट वेट E3 है। E3 है, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट हमने E1, E2, E3 मान लिया। और जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है तो इस पर W1 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, W1 ग्राम। इस पर सब्सटेंस का W2 ग्राम और इस पर सब्सटेंस का W3 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। और अब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे फिगर को देखते हुए फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सुनेंगे। जब विभिन्न इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को एक सीरीज में अरेंज करके सेम इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी अगर पास कराया जाता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है वो अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप सभी स्टूडेंट को हम बताना चाहेंगे कि फर्स्ट लॉ में
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आया था और सेकेंड लॉ में केमिकल इक्विवेलेंट आ रहा है। बट पर ध्यान दिया जाए, फर्स्ट लॉ में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड आया था और सेकेंड लॉ में केमिकल इक्विवेलेंट आया है। दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केमिकल इक्विवेलेंट, इट मीन्स इक्विवेलेंट वेट का बात कर रहे हैं, जो आप लोग पहले से जानते हैं। इसी 12th क्लास में सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट आपने पढ़ा था और हमने समझाया था कैसे कैसे निकाला जाता है। आज उसका ज़रूरत इस चैप्टर में शुरू हो गया। बट पर ध्यान बनाइए, तो यहाँ पर क्या है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जब एक सीरीज में प्रेजेंट विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम इलेक्ट्रिसिटी का करंट अगर पास कराया जाता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड अमाउंट अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ही बताइए, यहाँ W1 प्रोपोर्शनल क्या हो गया, E1, तो यहाँ क्या होगा W2 प्रोपोर्शनल टू E2, यहाँ पर क्या होगा W3 प्रोपोर्शनल टू E3। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट Ke1, तो ये W1 बाई E1 इक्वल K, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह यहाँ W2 इक्वल Ke2, तो W2 बाई E2 इक्वल K, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ W3 इक्वल Ke3, तो W3 बाई E3 इक्वल K, इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो आपका फाइनल क्या आ गया, W1 बाई E1 इक्वल W2 बाई E2 इक्वल W3 बाई E3। क्या आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा भी है कि इस W1 बाई E1 इक्वल W2 बाई E2 W3 बाई E3 को अपने इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में पढ़ के सुना दे? W बाई ई रेशियो क्या कहलाता है, हम आप लोग को आज से 3 मंथ पहले सॉल्यूशन चैप्टर में ही समझा दिए थे, आज दोबारा बता रहे हैं। W बाई एम रेशियो नंबर ऑफ मोल कहलाता है। और ये कहाँ पढ़े थे, नॉर्मलिटी चैप्टर में, निकाल कर देख लीजिए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है W बाई, या नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है W बाई एम। अब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे कि W बाई एम W बाई ई का क्या चक्कर है, तो समझिए। बट पर ध्यान दीजिए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकलवाइए सामने। 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 कितना आया, 98। इसी H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकलवाइए। क्या सिखाए थे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एसिड का, मॉलिक्यूलर वेट बाई नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, कितना आया, तो ये क्या है 98 मॉलिक्यूलर वेट, और ये 49 क्या है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिए कि 10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 के लिए नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बताइए। नंबर ऑफ मोल बोलेंगे तो 10 बाई 98 मोल हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बताइए तो 10 बाई 49 होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अगर हम मोल पूछेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट पूछेंगे तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। तो एक होता है W बाई एम रेशियो, एक होता है W बाई ई रेशियो। W बाई ई रेशियो से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकलता है और W बाई एम से, तो जल्दी से अगर बता दीजिए, अगर आप अच्छे से समझे। 5 ग्राम CaCO3 है हमारे पास, इस CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 100 और इक्विवेलेंट वेट होता है 50। तो क्या हो जाएगा इसका मोल, 5 बाई 100 मोल, लेकिन इसी का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, 5 बाई 50 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और अब आप सभी स्टूडेंट इस लेवल में आ गए कि W1 बाई E1 रेशियो को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ
इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब हम एक सीरीज में प्रेजेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का पास करें तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस का नंबर ऑफ मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमेशा सेम होता है। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है सब्सटेंस का, अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो फर्स्ट सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल सेकेंड सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल थर्ड सब्सटेंस का। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर सेम ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है और सेम ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब W1/E1 इक्वल W2/E2 इक्वल W3/E3। और अब क्लास नोट्स में आप जैसे लिखेंगे एक बार फिर से उसी बहाने समझ लीजिए। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन W1 प्रोपोर्शनल टू E1, W1 इक्वल KE1, W1/E1 इक्वल K, इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन W2 प्रोपोर्शनल E2, W2 इक्वल दोबारा समझा रहे हैं इक्वल KE2, W2/E2 इक्वल K। और इसी तरह फॉर थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन W3 प्रोपोर्शनल E3, W3 इक्वल KE3, W3/E3 इक्वल K फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड W1/E1 इक्वल W2/E2 इक्वल W3/E3 इक्वल K। तो इस तरह से आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समाप्त हुआ। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में बताइए कौन सा कांस्टेंट पढ़े थे? Z। सेकेंड लॉ में नया टर्म आया इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, बल्कि तो इस दोनों के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड केमिकल इक्विवेलेंट। आप लोगों की भाषा में इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इस दोनों के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो इसके लिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं देख लीजिए एक बार फिर से। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। शॉर्ट में एकदम Z और E के बीच रिलेशन। स्टार्ट। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जल्दी से बताइए Z इक्वल क्या पढ़े आप? Z इक्वल बोल रहे हैं बल्कि W इक्वल क्या पढ़े? ZIT। ये आपने फर्स्ट लॉ से पढ़ा। दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए आपको बार बार लेकर चलना है। दो के लिए तो फर्स्ट के लिए हमने लिखा W1 इक्वल Z1IT। I और T के साथ हमने 1 1 क्यों नहीं लगाया? सेम क्वांटिटी, सेम मतलब एम्पियर का करंट सेम टाइम के लिए फ्लो करा रहे हैं दोनों में, इसलिए इसके साथ 1 1 नहीं लिखेंगे। तो बोलिए W2 इक्वल क्या लिखे? Z2IT। कोई दिक्कत? तो डिवाइडेड बाई यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो गया बोलिए? W1/W2 इक्वल Z1IT Z2IT। IT फाइनल आपको क्या मिला? W1/W2 इक्वल Z1 कहां से मिला? फर्स्ट लॉ से, सेकेंड लॉ से। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने क्या पढ़ा? W1/E1, यही सेकेंड लॉ में आया है। जस्ट दो ही सॉल्यूशन के लिए बोलिएगा। W1/E1 इक्वल W2/। अब यहाँ पर W1 को नीचे ला दे रहे हैं। W1/W2 इक्वल E1/E2। इस इक्वेशन नंबर थर्ड और इस इक्वेशन नंबर 4 को बार बार देखा जाए। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या हो गया? Z1 या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलिए Z1/Z2 इक्वल E1/E2। तो यहाँ पर E1 आ गया नीचे, तो Z1/E1 इक्वल Z2/E2। सोचिए दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए तो दो रेशियो इस तरह से मिला। अगर 3 4 5 सॉल्यूशन लिए होते तो क्या होता? Z1/E1 इक्वल Z2/E2 इक्वल Z3/E3 इक्वल Z4/E4। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो Z/E का रेशियो पता चल गया क्या होता है? कांस्टेंट।
तभी तो इक्वल हो रहा है, और जेड इक्वल क्या हो गया, के ई। अब बताइए के अगर हट जाए तो क्या प्रूफ हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटेगा तो इस तरह से आपके क्लास में आज प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पूरे को 2 मिनट में समझ लिया जाए ठीक से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ क्लासेस W1 इक्वल Z1IT, W2 इक्वल Z2IT। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, W1 बाई W2। यहाँ पर IT T स्मॉल, T हमेशा स्मॉल होगा, टाइम वाला है। तो इस तरह से W1 बाई W2 इक्वल Z1 बाई Z2 आ गया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, W1 बाई E1 इक्वल W2 बाई E2, ये आ गया नीचे W1 बाई W2 इक्वल E2 बाई E1 बाई E2। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 आप लिख सकते हैं, तो ये E1 नीचे आ गया, Z2 यहाँ आ गया। और अगर हम 2, 3, 4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए बात करें 2 को छोड़कर, तो इस तरह से ये आ रहा है, तो Z बाई E इक्वल K। इसका मतलब Z और E का रेशियो कांस्टेंट है, तो Z इक्वल K ही हो गया, Z प्रोपोर्शनल टू E। यानी आज के क्लास में आपका ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था आपका आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आ रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फायनाइट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपका ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ें। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक काफ़ी समझने लायक चैप्टर है, और आप इसमें रेगुलरिटी बनाएं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। जो भी स्टूडेंट अगर इस चैनल पर नए हैं, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर और नोट्स के लिए आप 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।